कभी सोचा है उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसका बेटा, उसका इकलौता बेटा, घर से हजारों मील दूर किसी अनजान जंग में लड़ रहा हो। आज हम मोहन राकेश के लिखे एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाले एकांकी सिपाही की माँ को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी एक माँ के इंतजार, उसकी उम्मीदों और उसके डर की कहानी है। देश के लिए लड़ने हमेशा किसी गरीब का बेटा ही जाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस कहानी की आत्मा है, एक कड़वी सच्चाई। ये लाइन हमें यह सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर क्यों राष्ट्र के नाम पर होने वाले बलिदान का सबसे बड़ा बोझ समाज के सबसे गरीब कंधों पर ही आता है। ये कहानी इसी सवाल की गहराई में उतरती है। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं और उस माँ के संघर्ष को महसूस करते हैं जो जंग के साए में अपनी जिंदगी जी रही है। जरा सोचिए, एक सैनिक की माँ होना, इसका मतलब क्या है? ये नाटक हमें ठीक उसी माँ के मन की उथल पुथल में ले जाता है जो हर छोटी सी आहट पर चौंक जाती है, हर पल अपने बेटे की सलामती की दुआ करती है, एक ऐसी लड़ाई के लिए जिसे वो ठीक से समझती भी नहीं। चलिए अब मिलते हैं उस परिवार से जिसकी हर एक सांस अपने बेटे के इंतजार में ही अटकी हुई है। तो ये कहानी है मानक, बिस्नी और मुन्नी की। मानक घर का इकलौता बेटा बर्मा के मोर्चे पे लड़ रहा है और पीछे घर पे कौन है? उसकी माँ बिस्नी और उसकी बहन मुन्नी, जिनकी आंखें हर पल बस दरवाजे पे ही टिकी रहती हैं। घर की सारी उम्मीदें मानक से ही तो जुड़ी हैं। देखिए, मानक के कंधों पर ना एक दोहरा बोझ है। एक तरफ तो देश की रक्षा का कर्तव्य है जो एक सिपाही का फर्ज है, और दूसरी तरफ अपनी बहन मुन्नी की शादी की जिम्मेदारी भी उसी पर है। मतलब वो युद्ध के मैदान में सिर्फ एक सैनिक नहीं है, वो एक बेटा और एक भाई भी है जो अपने परिवार के सपनों के लिए लड़ रहा है। ये कहानी उस दौर की है, यानी 1939 से 1945 के बीच का समय, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस वक्त भारत के अनगिनत गांवों से नौजवानों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करके बर्मा जैसे दूर दराज के मोर्चों पर भेज दिया गया था। ये लड़ाई तो पूरी दुनिया की थी, लेकिन इसका दर्द हर घर का अपना, बिल्कुल निजी था। तो सवाल उठता है कि इतनी गहरी, इतनी दर्द भरी कहानी को कागज पर उतारा किसने? चलिए जानते हैं इसके लेखक मोहन राकेश के बारे में। मोहन राकेश आधुनिक हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम। भले ही उनका जीवन छोटा रहा, पर उन्होंने जो छाप छोड़ी वो आज भी कायम है और हमेशा रहेगी। ये स्लाइड ना हमें उनके निजी जीवन के और करीब ले जाती है। देखिए, उनका बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी और जन्म हुआ था अमृतसर की मशहूर जंडीवली गली में। उनकी पढ़ाई लिखाई को देखिए, संस्कृत में एमए, फिर हिंदी में एमए। मतलब शास्त्रीय और आधुनिक दोनों भाषाओं पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत रही होगी, और यही गहराई उनके लेखन में भी साफ झलकती है। इस रचना को और अच्छे से समझने के लिए ना ये जानना जरूरी है कि ये आखिर है क्या, इसका साहित्यिक रूप क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो सिपाही की माँ कोई उपन्यास नहीं है, ये एक एकांकी है। अब एकांकी क्या होता है? मतलब एक अंक वाला नाटक, बिल्कुल एक शॉर्ट स्टोरी की तरह, कम समय में एक जबरदस्त, एक गहरा असर छोड़ जाने वाला। और ये नाटक लिया गया है उनके संग्रह अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये संग्रह 1973 में, मतलब उनके निधन के बाद छपा था। इससे पता चलता है कि उनकी साहित्यिक विरासत कितनी मजबूत थी। मोहन राकेश का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें महान जयशंकर प्रसाद के बाद हिंदी नाटक का सबसे बड़ा नाम माना जाता है। उन्होंने सही मायनों में हिंदी थिएटर को एक नई दिशा दी। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े सवाल पर, इसके टाइटल पर, इसके शीर्षक पर। आखिर इसका नाम सिपाही की माँ ही क्यों है? मानक की माँ क्यों नहीं हो सकता था? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल सपने में, जो कहानी को एक परिवार के दर्द से उठाकर पूरी इंसानियत के दर्द तक ले जाता है। एक रात बिस्नी सपना देखती है। सपने में उसका बेटा मानक एक दुश्मन सिपाही से लड़ रहा है जो बुरी तरह डरा हुआ है, और बिस्नी क्या करती है? वो उन दोनों को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, अपने बेटे को भी और उस दुश्मन सिपाही को भी। और यही वो पल है, वो सपने में मानक को रोकती है उसे मारने से। वो कहती है, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी माँ भी तो घर पर इसके लिए रो रही होगी। उस एक पल में वो दुश्मन में एक दुश्मन नहीं, बल्कि किसी दूसरी माँ का बेटा देखती है। और बस यहीं वो सिर्फ मानक की माँ नहीं रहती, वो हर सिपाही की माँ बन जाती है।
और यही वो गहरा सवाल है जो ये नाटक हम सब के लिए छोड़ जाता है। क्या युद्ध में कोई भी माँ किसी दूसरे के बच्चे को वाकई में दुश्मन की तरह देख सकती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जंग और नफरत के बीच भी एक साझा इंसानियत होती है, जिसे कोई सरहद, कोई झंडा कभी मिटा नहीं सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि युद्ध सिर्फ सरहदों पर, मैदाने जंग में लड़े जाते हैं, लेकिन कुछ युद्ध वो घरों के आंगन में बड़ी खामोशी से लड़े जाते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी को समझेंगे, सिपाही की माँ। ये कहानी दिखाती है कि लड़ाई का असर इंसानी रिश्तों पर कितनी गहराई तक पड़ता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत ही इसी एक बड़े सवाल से करते हैं। युद्ध की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? क्या सिर्फ वो जो सीमा पर लड़ रहे हैं, या फिर वो भी जो घर पर हर पल, हर लम्हा एक चिट्ठी के इंतजार में जी रहे हैं? ये नाटक हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाता है। इस बेहद मार्मिक कहानी को लिखा है मोहन राकेश ने। तो चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस शानदार कहानीकार को थोड़ा और जान लेते हैं। तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में। बचपन में उन्हें मदन मोहन गुगलानी के नाम से जाना जाता था। और ये जो नाटक है ना, सिपाही की माँ, ये उनके मशहूर संग्रह अंडे के छिलके का एक हिस्सा है। और यही तो उनकी खासियत थी। वो हमारे आपके जैसे आम लोगों की जिंदगी से ही ऐसी कहानियां निकाल लाते थे जो सीधे दिल को छू जाती थीं और हमें कुछ बहुत गहरा सोचने पर मजबूर कर देती थी। चलिए, अब कहानी के माहौल में चलते हैं। सोचिए, एक गांव का गरीब सा घर है जहां अंधेरा और सीलन है। आंगन में एक टूटी फूटी सी चारपाई पड़ी है और हवा में एक खामोश इंतजार घुला हुआ है। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में 2 किरदार हैं, बिश्नी, एक माँ, और उसकी 14 साल की बेटी मुन्नी। इन दोनों की पूरी दुनिया अपने बेटे और भाई के इंतजार में सिमट कर रह गई है। हर आहट पर उम्मीद जगती है और हर गुजरते दिन के साथ डर और गहरा होता जाता है। बिश्नी के ये शब्द सुनिए। उसके दिल का सारा डर, सारी चिंता इन्हीं में है। एक माँ का दिल है। वो जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका बेटा मानक ऐसा नहीं था कि महीनों तक कोई खबर ही ना दे। यकीनन कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी है और इसी डर पर यह पूरी कहानी टिकी है। और इस इंतजार की वजह है मानक, बिश्नी का इकलौता बेटा, जो एक सिपाही है। वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के मोर्चे पर लड़ने गया है। एक ऐसी लड़ाई जो उनके गांव से हजारों मील दूर है, लेकिन उसकी गूंज उनके आंगन तक साफ पहुंच रही है। 7 महीने हो गए हैं और मानक की कोई चिट्ठी नहीं आई है। सोचिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इंतजार के उन अनगिनत लम्हों का बोझ है जो बिश्नी और मुन्नी ने उम्मीद और नाउमीदी के बीच गुजारे हैं। और फिर एक दिन वो दूर का युद्ध अचानक उनकी दहलीज पर दस्तक दे देता है। एक ऐसी दस्तक जो कहानी को एक नए और बहुत ही भयावह मोड़ पर ले आती है। ये दस्तक थी 2 लड़कियों की। वो बर्मा के रंगून शहर से युद्ध से अपनी जान बचाकर भाग कर आई थी। वो सिर्फ शरणार्थी नहीं थी, बल्कि युद्ध की उस भयानक सच्चाई की जीती जागती गवाह थी, जिसके बारे में बिश्नी अब तक सिर्फ सोच ही सकती थी, कल्पना ही कर सकती थी। ये शब्द उन लड़कियों के हैं और ये सीधे दिल में उतरते हैं। ये है युद्ध का वो असली चेहरा जो नक्शों या खबरों में कभी नहीं दिखता। 13 दिन जंगल में भूखे प्यासे चलना, ये वो तबाही है जो अपने पीछे राख और दर्द के सिवा कुछ नहीं छोड़ती। और फिर वो लड़कियां जो खबरें लाती हैं, वो बिश्नी के डर को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। उन्होंने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की लाशें देखी हैं। जंगल दुश्मनों से भरा हुआ है और सबसे बुरी खबर, जो फौजी लड़ाई छोड़कर भागने की कोशिश करता है, उसे गोली मार दी जाती है। मतलब मानक के लिए अब कोई आसान रास्ता नहीं बचा है। उन लड़कियों के जाने के बाद बिश्नी के मन के अंदर जैसे एक तूफान खड़ा हो जाता है और रात में यही तूफान एक भयानक सपने की शक्ल में उसके सामने आ जाता है। एक ऐसा सपना जो उसके अंदर के युद्ध को दिखाता है। और फिर एक सपना आता है, एक ऐसा सपना जहां हकीकत और डर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। ये इस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, जो हमें सीधे बिश्नी के मन के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर ले जाता है। और इस सपने की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिश्नी को 2 सिपाही दिखते हैं, एक उसका बेटा मानक और दूसरा एक दुश्मन। पर जब वो गौर से देखती है तो दोनों ही घायल हैं, दोनों ही डरे हुए हैं और दोनों का ही कोई घर पर इंतजार कर रहा है।
यहाँ आकर दुश्मन और बेटे का फर्क जैसे मिट ही जाता है। सपने में मानक अपनी माँ से मदद की गुहार लगाता है। माँ, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, इसने मुझे घायल कर दिया है और अब ये मुझे मारना चाहता है। उसकी आवाज़ में वही डर है जो हर सिपाही के मन में होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। वो बस एक बेटा है जो अपनी माँ के पास लौटना चाहता है। और दूसरी तरफ उस दुश्मन सिपाही की आवाज़ है। उसकी बातें दिखाती हैं कि युद्ध इंसान को कैसे बदल देता है। वो कहता है, मुझे इसे मारना ही होगा, मैं इसे मारने के लिए ही जिंदा हूं, इसके बिना मैं मर भी नहीं सकता। वो भी नफरत से नहीं, बल्कि अपने घावों और जिंदा रहने की मजबूरी से बंधा हुआ है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़। बिश्नी की ये गुहार सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं है, ये उस दूसरे सिपाही के लिए भी है। वो कहती है, इसे मत मारो, ये भी तुम्हारी तरह इंसान है, इसकी भी माँ है, इसकी भी बीवी है जो इसका इंतजार कर रही है। वो उस दुश्मन में भी एक इंसान, एक बेटा, एक पति देख लेती है। एक माँ की नज़र में कोई सिपाही दुश्मन नहीं होता, सब किसी न किसी के बेटे होते हैं। सपना टूट जाता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी जगह आकर रुक जाती है जहां से कई अनकहे सवाल पैदा होते हैं। बिश्नी एक जोर की चीख के साथ नींद से जाग जाती है। उसकी बेटी मुन्नी उसे संभालती है। वो भयानक सपना तो खत्म हो गया, लेकिन बाहर की दुनिया का सच वो अभी भी एक सवाल बना हुआ है। और ये नाटक हमें इसी अधूरेपन के साथ छोड़ देता है। सपना तो टूट गया, पर दिल की चिंता, मन की बेचैनी जस की तस है। मानक का क्या हुआ, ये सवाल हवा में ही रह जाता है। और शायद यही अधूरापन इस कहानी को सिर्फ बिश्नी की नहीं, बल्कि युद्ध से टूटे हर उस परिवार की कहानी बना देता है। तो हम वापस घूमकर उसी सवाल पर आते हैं जो बिश्नी ने अपने सपने में खोजा था। क्या सरहदों और वर्दियों के पार एक सिपाही की माँ और दूसरे सिपाही की माँ में कोई फर्क होता है? ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, ये सोचने के लिए कि युद्ध की सबसे बड़ी हार हमेशा इंसानियत की ही हार होती है।